कि बुद्धि के किस सिद्धांत में जी कारक को बुद्धि का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, यानी घटक माना गया है। तो ध्यान से देखिएगा, स्पीयरमैन के द्वारा, किसके द्वारा, ये मनोवैज्ञानिक है स्पीयरमैन, स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि के द्विकार्य के सिद्धांत दिया गया, बुद्धि के द्विकार्य के सिद्धांत दिया गया, जो एक मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन। उन्होंने कहा कि बुद्धि के दो घटक होते हैं, एक होता है आपका जी फैक्टर, है ना, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। एक क्या होता है, एस फैक्टर, समझ गए, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अब यहां अगर ध्यान से देखोगे तो जी फैक्टर जो होता है ये इसको कहते हैं जनरल फैक्टर, यानी सामान्य कारक। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सामान्य कारक, सामान्य कारक। एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक यानी स्पेशल, यानी स्पेशल मतलब विशिष्ट, विशिष्ट मतलब खास, ये हो जाएगा विशिष्ट कारक, समझ गए। अब जो भी इंसान जन्म लेता है उसके दिमाग में 95% जो फैक्टर होता है वो आपका जी फैक्टर होता है और 5% जो होता है वो आपका एस फैक्टर होता है। और इंसान जन्मजात से इंसान के अंदर कौन सा फैक्टर मौजूद होता है, उपस्थित रहता है, तो जी फैक्टर जन्मजात से इंसान के अंदर मौजूद रहता है, यानी उपस्थित रहता है। और एस फैक्टर को हम लोग अर्जित करते हैं, यानी उसको अचीव करते हैं, ठीक है। तो बुद्धि के किस सिद्धांत में जी फैक्टर को महत्वपूर्ण कारक माना गया है, तो याद रखना द्विकारक के सिद्धांत में। और ये द्विकारक के सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक होता है सामान्य कारक जिसको जनरल फैक्टर यानी शॉर्ट में उसको जी फैक्टर बोला जाता है, एक होता है विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक, उनको शॉर्ट में एस फैक्टर बोला जाता है। एस फैक्टर जो होता है जैसे कि आपका डॉक्टर हो जाएगा, एडवोकेट हो जाएगा, है ना, टीचर हो जाएगा, तो इनके अंदर विशिष्ट कारक होता है। ये दुनिया में आकर के कुछ ना कुछ सीखते हैं, अर्जित करते हैं, तो जो चीज अर्जित करते हैं, अर्जित करके अपना जीवन यापन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो हो जाएगा विशिष्ट कारक। वकील, डॉक्टर, टीचर कुछ ना कुछ सीखते हैं तब ये बनते हैं। और सामान्य कारक इंसान के अंदर जन्मजात से मौजूद रहता है, नहीं उपस्थित रहता है। तो सामान्य कारक जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो याद रखना, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना जी फैक्टर, ऑप्शन आप डी लगा दो, समझ गए। अगला सवाल देखो, आगे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, ध्यान से देखो, पूछा है नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि मनोवैज्ञानिक दबाव क्या होता है। मन में जो इंसान के अंदर जो दबाव उत्पन्न होता है, जो तनाव महसूस करता है, फील करता है, उसी को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है उसको, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, तो बताओ कौन नहीं है। कुंठा, कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, जब आपका कोई इच्छा पूरा नहीं होता है ना, जब आपका कोई इच्छा पूरा नहीं होता है तो आप कुंठित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चल जाते हैं। और फ्रस्ट्रेशन मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारक है। उसके बाद द्विंदव यानी कन्फ्लिक्ट जिसको बोला जाता है, जब आपके सामने दो रास्ते हों और कोई रास्ता का चयन, एक रास्ता का चयन करने में आपको दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है, तो उस स्थिति को कहते हैं हम लोग कन्फ्लिक्ट यानी द्विंदव। तो कन्फ्लिक्ट भी, द्विंदव भी इंसान को मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर डाल देता है, कुंठा भी इंसान को मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर डाल देता है। और अभिघातज घटनाएं जैसे कि किसी का मृत्यु हो जाना, है ना, जॉब चले जाना हाथ से, है ना, विवाह टूट जाना, शादी टूट जाना, है ना, बाढ़ का आने के कारण घर बह जाना, जिससे इंसान को दुख पहुंचे, उस घटना को कहते हैं अभिघातज घटना। और यह अभिघातज घटना भी क्या है, मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारक है। तो याद रखना, कुंठा, द्विंदव और अभिघातज घटनाएं ये मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत है, लेकिन ये सामाजिक दबाव नहीं होगा। सामाजिक दबाव ये खुद एक दबाव का प्रकार है, स्ट्रेस का प्रकार है। जब आप समाज में रहते हैं तो आप लोग सुनते होंगे कि घर के बगल में किसी का घर है तो झगड़ा हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, लंबा चौड़ा एकदम झगड़ा हो रहा है, तो उसको कहते हैं सामाजिक दबाव। उसके कारण जो मन में दबाव उत्पन्न होता है
तो उसको कहते हैं सामाजिक दबाव। तो याद रखिएगा, सामाजिक दबाव ये दबाव का स्रोत नहीं है, ये दबाव का प्रकार है। तो ऑप्शन सी लगा दो। पूछा है कि दबाव का स्रोत नहीं है तो सामाजिक दबाव नहीं होगा, क्योंकि एक दबाव का प्रकार है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल की बात करते हैं। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या होता है? प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस। जब कोई भी इंसान स्ट्रेस में रहता है, प्रतिबल में रहता है, तो प्रतिबल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस। ध्यान में देखो, ध्यान से देखो, प्रतिबल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस। ध्यान से देखिएगा, जब किसी काम को आप बार बार करते हैं तो उसको कहते हैं हाइपोस्ट्रेस। किसी भी काम को आप बार बार कीजिए, आपके मन में एक समय आएगा जिससे आपका मन परेशान हो जाएगा, है ना। बार बार ऑफिस जाना, बार बार ड्यूटी जाना, कभी कभी इंसान खींच हो जाता है, एकदम परेशान हो जाता है। उसके कारण जो मन में दबाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हाइपोस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब हुआ नकारात्मक घटना के कारण। नकारात्मक घटना के कारण आपके मन में जो दबाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। जैसे कि मृत्यु हो गया किसी का, है ना, एक्सीडेंट हो गया, है ना, विवाह टूट गया, किसी का मर्डर हो गया, तो नकारात्मक घटना के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। और सकारात्मक घटना, सकारात्मक चीज को लेकर के आपके मन में जो दबाव है उसको कहेंगे यूस्ट्रेस। सकारात्मक चीज जैसे जॉब लेना है, शादी करना है ना, पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें, एक्स वाई जेड, जीवन में बहुत सारी चीजें होती है। तो सकारात्मक चीज को लेकर के मन में जो दबाव होता है उसको कहते हैं यूस्ट्रेस। नकारात्मक चीज को लेकर के जो मन में दबाव होगा उसको कहेंगे डिस्ट्रेस। बार बार किसी क्रिया को दोहराने के कारण मन में जो दबाव उत्पन्न होगा उसको कहेंगे हाइपोस्ट्रेस। तो आपको नकारात्मक पूछा है तो आप डिस्ट्रेस लगा दो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल की बात करते हैं। क्या पूछा है? तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? आपके मन में तनाव है, तनाव का मतलब समझते हैं, यानी दबाव। तनाव का मतलब हुआ स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो तनाव को कम करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर उपाय क्या है ना। इंसान तनाव में रहता है, हमेशा दबाव में रहता है किसी न किसी कारण से, है ना, किसी न किसी वजह से इंसान तनाव में रह सकता है, दबाव में रह सकता है ना। क्योंकि इंसान जब जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर गॉड, भगवान के द्वारा भेजा गया है तो उसको जीना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप इंसान अपने आप से अगर अपने आप को खत्म कर दे तो वो फिर नेचर के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। अगर अपने आप को खत्म करना इतना आसान होता तो हमको लगता है कि इस दुनिया में 60% 70% आबादी अपने आप को खत्म कर चुकी होती। क्योंकि इंसान के जीवन में बहुत सारे पहलू ऐसे आते हैं जहां उनको समझ में नहीं आता है कि जीवन जीना आसान है या फिर मरना आसान है। तो उनको लगता है कि मरना आसान है, जीवन जीना बहुत कठिन है। तो मरने का जो प्रोसेस है ना, अपने जान को खत्म करने का जो प्रोसेस है, ये बड़ा कठिन है। ठीक है, अगर ये आसान होता तो न जाने कितने लोग मर जाते। जीवन जीना पसंद नहीं करते बहुत सारे लोग। आप किसी के पर्सनल लाइफ को नहीं जानते हैं, पर्सनल लाइफ में किसी के जाइए, है ना, उसको पूछिए क्या आपके सामने दिक्कत है, क्या सोच रहे हैं, तो सबके सामने समस्या है, सबके सामने प्रॉब्लम है। तो बात यहां यह है कि हर इंसान तनाव से अभी जूझ रहा है। पैसे की कमी है, बच्चों को पढ़ाना है ना, खुद का रोजगार नहीं है, बगल वाला पड़ोसी परेशान करता है ना। एक से वाई जेड बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं। तो तनाव को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? पहला उपाय होगा कि पारिवारिक कार्यक्रम। आप परिवार के साथ रहिए, परिवार की फैमिली के साथ, मेंबर के साथ मिलकर के रहिए। परिवार की जो भी बातें हैं आप शेयर कीजिए, घुल मिल करके रहिए, तो आपके अंदर एक दबाव कम होगा। ये एक सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा है व्यावसायिक सहारा। आप अगर खाली बैठते रहते हैं, वो होता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये चीज बोला जाता है अक्सर बड़े लोगों के द्वारा, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनका एज काफी ज्यादा हो गया है, वो लोग बोलते हैं कि जो इंसान खाली बैठा रहता है तो उनका दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है। जब आप काम में लग जाते हैं तो फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं चलता है। तो आप अपने आप को तनाव से मुक्त करना चाहते हैं, तनाव से दूर लेके जाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, कोई व्यवसाय में लग जाइए, कोई काम में लग जाइए, कोई बिजनेस में लग जाइए। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग उसमें बिजी हो जाएगा और नेगेटिव चीज जितनी भी है वो चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी। फिर अगला है संज्ञान में परिवर्तन। ऐसा हो सकता है कि जिस चीज के बारे में सोचते हैं और वो
सोचने के बाद हमारे दिमाग में तनाव यानी स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो उस चीज को सोचना ही बंद कर दें। मतलब अपने सोच में, अपने विचार में ही बदलाव लेके आ जाएं। अपने सोच में, अपने विचार में ही बदलाव लेकर के आ जाएं, तो क्या होगा कि तनाव आपके दिमाग से उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। संज्ञान में परिवर्तन, सामुदायिक सहारा। आप अपने समुदाय में जो आपके दोस्त हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, अच्छे हैं तो ठीक है, उनसे भी आप सहारा ले सकते हैं, उनके साथ घुल मिल करके रहिए, आपके तनाव कम हो जाएंगे। ये सारे क्या हैं, उपाय हैं तनाव को कम करने का। लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर उपाय कौन सा होगा, यानी सबसे अधिक प्रभावी जो उपाय होगा वो ये होगा कि अपने संज्ञान में परिवर्तन लाइए, अपने सोच और विचार को ही बदल दीजिए। क्यों किसी का जरूरत पड़ेगा, अगर अपने सोच को, अपने विचार को ही बदल देते हैं तो हमारे अंदर जो तनाव है, जो इंसान के अंदर जो तनाव है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब किसी के सहारा नहीं लेना है, अपना सोच को ही बदल देना है कि चलो ये हो गया तो ये, चलो ठीक है, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ठीक है। यानी अपने सोच को ही बदल देना है, जिससे क्या होगा कि आपका, है ना, जिससे क्या होगा कि आपका दिमाग यानी आपका तनाव कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक प्रभावी जो तरीका है, संज्ञान में परिवर्तन, यानी सोच और विचार में परिवर्तन। ठीक है, चलो सवाल अगला है, कौन सा प्रतिबल प्रबंधन से संबंधित नहीं है। प्रतिबल का मतलब हुआ स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने से संबंधित कौन नहीं है। व्यायाम, एक्सरसाइज करके भी हम लोग अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ मनन विधि के द्वारा भी हम लोग स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बायोफीडबैक के द्वारा भी हम लोग स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे दमन, दमन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके मन में जो विचार आ रहा है, वो विचार अगर आपको कष्ट देता है तो उस विचार को धकेल करके आप अचेतन में लेके फेंक दीजिए, अनकॉन्शियस में फेंक दीजिए। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। आपको चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन के बारे में पढ़ाए हैं कि अवचेतन में वही सारी विचार जाके सेव है जो आपके मन को कष्ट पहुंचाता है। तो जो मन को कष्ट पहुंचाता है उसको धकेल के आप अवचेतन में भेज दीजिए, तो आपका मन क्या होगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिबल प्रबंधन का ये एक उपाय नहीं है ना, ये एक उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो, ऑप्शन डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला। प्रदमन का मतलब हुआ किसी भी चीज को भूल जाना, जैसे कि किसी की याद आती है ना, कोई आदमी है जो हमारे साथ बहुत गलत कर लिया, आपके साथ बहुत गलत कर लिया, या फिर याद आता है उनका, तो एक अजब ही निराशा मन में आ जाती है, एक अजब ही तनाव आप महसूस करने लगते हैं। तो उस आदमी को ही भूल जाइए। तो वैसे विचार, वैसे ख्याल, वैसी चीजें जो आपको याद आती है, लेकिन याद आने के बाद आपके मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो क्या करेंगे, उसको याद करना ही छोड़ दीजिए। तो वैसे विचार, वैसे आइडियाज, वैसे सोच को भुला देना जो आपके मन को कष्ट पहुंचाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं दमन। क्या कहते हैं उसको, दमन कहते हैं। बात समझ गए। और दमन एक सबसे बड़ा रक्षा युक्ति है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, है ना। सवाल है, प्रतिबल की विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं। प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस। जब इंसान खूब तनाव में रहता है, खूब परेशानी में रहता है, तो उसको कहते हैं प्रतिबल यानी स्ट्रेस। उसको क्या कहते हैं, प्रतिबल यानी स्ट्रेस। और जब इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल संपन्न, एकदम शांत रहता है, इंसान को शारीरिक और मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है शिथिलीकरण। उसको क्या कहा जाता है, शिथिलीकरण। तो याद रखना, स्ट्रेस एक, प्रतिबल एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बिल्कुल परेशान रहता है, और शिथिलीकरण एक ऐसी अवस्था है जिसमें ह्यूमन बॉडी यानी मानव, मानव का शरीर और मानव का मन बिल्कुल शांत रहता है शिथिलीकरण में, बिल्कुल वेल डन, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिबल का विपरीत हो जाएगा शिथिलीकरण। आपको पूछा है विपरीत अवस्था, तो प्रतिबल के जो विपरीत अवस्था है वो शिथिलीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चिंतन का मतलब होता है किसी भी विषय पर सोच विचार करना। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर आप जो सोच विचार करते हैं इसको कहते हैं चिंतन। अनुकूलन का मतलब होता है अपने समाज के अनुसार, अपने माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसको कहते हैं अनुकूलन। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है? मतलब वैसा चीज जिससे मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न होता है उसको मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है। मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत कौन माना जाता है? वायु प्रदूषण, सामाजिक दबाव, कुंठा। वायु प्रदूषण देखना, हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, ये हमें बीमार करता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार की प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये होगा, वायु प्रदूषण भी हमारे मनोवैज्ञानिक दबाव को, तनाव को बढ़ाता है। सामाजिक दबाव, सामाजिक दबाव ये मनोवैज्ञानिक तनाव का एक मतलब एक तरह से देखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है? तो याद रखना, स्रोत अगर माना जाता है तो कुंठा होगा। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। सामाजिक दबाव खुद एक दबाव का प्रकार है। कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन इंसान के मन में मनोवैज्ञानिक तनाव को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे। सवाल है अगला कि नकारात्मक संवेग का उदाहरण क्या है? संवेग का मतलब होता है इमोशन। आप जानते हैं कि संवेग यानी इमोशन के साथ मत खेलो। आप लोग सुने होंगे, इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए बच्चों, है ना। इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए लाला, समझ गए? इमोशन, तो इमोशन आप समझते होंगे ना। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। देखो, सकारात्मक कोई भी चीज होता है वो जीवन के लिए ठीक होता है। आप हंस रहे हैं, इमोशन, आप हंसना, हंसना, है ना, खुशी मनाना, उसके बाद उल्लास मनाना, हर्ष उल्लास मनाना, उल्लास मनाना, हर्ष मनाना, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सकारात्मक संवेग है। आप रो रहे हैं, रोना, दुख मनाना, है ना, तो ये क्या है? ये आपका नकारात्मक संवेग है। मतलब जो पॉजिटिव चीज है वो आपका सकारात्मक होगा, जो नेगेटिव चीज है वो नकारात्मक होगा। तो वो कह रहा है कि नकारात्मक संवेग का उदाहरण दीजिए। तो बताओ, डरना, दुश्चिंता और क्रोध, ये नकारात्मक संवेग है। डरना, दुश्चिंता और क्रोध ये तीनों के तीनों नकारात्मक संवेग है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो, डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल है, करीब 75% शारीरिक बीमारियों का कारण है। हमारे शरीर में 75% बीमारी जो होती है तनाव के कारण होता है, तनाव के कारण। इस चीज को समझिएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमारे शरीर में 75% जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, तनाव के कारण होती है बच्चों। करीब 75% शारीरिक बीमारियों का कारण क्या है? तनाव है। तनाव यानी सॉरी दबाव, इसी को तनाव बोलेंगे। दबाव यानी स्ट्रेस है, और इसी स्ट्रेस में इंसान जीते जी आधा खत्म हो जाता है। और ये बहुत घटिया चीज है जीवन में, किसी भी चीज को लेकर के। आप अगर इस एज में हैं, आप इंटर कर लीजिएगा ना, इंटर के बाद आपके सामने करियर का जब ऑप्शन आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम कैसे कौन सा करियर ऑप्शन चुनें। और आपको पैसा भी कमाना है, मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल से भी लो है। मिडिल क्लास में भी दो कैटेगरी है, एक हाई मिडिल क्लास, एक लो मिडिल क्लास। तो लो मिडिल क्लास में हम लोग आते हैं और पैसा भी कमाना है, गार्जियन ज़्यादा पैसा दे नहीं सकता है, और शादी का भी एज हो रहा है। चलो लड़का लोग के सामने तो कोई दिक्कत है नहीं कि चलो उन लोगों को शादी के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाता है, लेकिन लड़कियों पर बहुत ज़्यादा दबाव है। अपने करियर में इंटर के बाद 5-6 साल के बाद कुछ करो तो करो, नहीं तो फिर सीधा बुटिया बिस्तरा समेट के ससुराल भेज दिया जाएगा। तो ये एक समस्या है, अपने करियर को बनाने के लिए समस्या है। जो तनाव होता है इंसान के मन में, चिंता चिता के समान है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि चिंता चिता के समान है। चिता क्या होता है? चिता शमशान घाट में डेड बॉडी को जलाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं चिता। तो चिंता किसके समान है? चिता के समान है। तो चिंता वही दबाव। तो इंसान के जीवन में दबाव बहुत बड़ी चीज है, और दबाव वही अभी इंसान इस दुनिया में वही इंसान अच्छे से जी सकता है जिसके पास प्रॉपर संसाधन है। एक्स वाई जेड किसी भी चीज की कमी नहीं है, अच्छे से जीवन जी सकता है। उसी के लिए दुनिया एक हेवन है, स्वर्ग है। बाकी जिसके पास पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, उनको तो दिन रात जोड़ते घटाते ही दिन पार हो जाता है, जीवन पार हो जाता है। तो ये सब चीज को समझना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंसान के पास अभी भी भारतीय माहौल में
तो बीमारी जितनी भी हो रही है उसका 75% बीमारी दबाव के कारण हो रही है, तनाव के कारण हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। समझ गए? चलो अगला सवाल है, जब प्रतिबल की उत्पत्ति सकारात्मक घटनाओं से होती है तो उसको क्या कहेंगे? मान चलिए सकारात्मक घटना क्या, जैसे कि जल्दी जॉब लेना है, जल्दी इस गरीबी से बाहर निकलना है, जल्दी कुछ करना है ना। तो जब आप पॉजिटिव चीज को लेकर के तनाव ले रहे हैं, जब आप पॉजिटिव चीज को लेकर के तनाव ले रहे हैं तो उसको कहते हैं यू स्ट्रेस। क्या कहते हैं उसको? यू स्ट्रेस। और अगर निगेटिव घटना के कारण तनाव हो रहा है, जैसे कि विवाह टूट गया, जॉब छूट गया, है ना, घटना हो गया, कोई मर गया, निगेटिव घटना के कारण जो तनाव है उसको कहेंगे डिस्ट्रेस। लेकिन सकारात्मक चीज के कारण जो हो रही है तो उसको कहेंगे यू स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी लगा दो, बी हमारे यहां राइट आंसर हो जाएंगे। और बार बार किसी चीज को अगर काम करते हैं, चाहे वो सही चीज ही क्यों ना हो, चाहे वो सही चीज ही क्यों ना हो, बार बार आपको हम बोलते हैं कि आप अगर घर में रहते हैं तो आपको महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन आपको झाड़ू लगाने के लिए कहा जाए, तो झाड़ू लगाना या फिर खिड़की या फिर कहीं ना कहीं छोटा सा काम करना, बोला जाएगा कि हर दिन तुम जो है झाड़ू लगाओगे महीना में। तो झाड़ू लगाना 5 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, लेकिन हर दिन लगाना ये तो फिर एक तरह से समस्या है। छोटा ही काम है लेकिन जब आप हर दिन करते तो हर दिन आप करके कहीं ना कहीं किसी न किसी समय आप उबाऊपन महसूस करेंगे, आपको तनाव एकदम दिमाग में आएगा, हर दिन क्या ये सब करना पड़ रहा है हमको। तो जब किसी भी क्रिया को आप बार बार करते हैं, दोहराते हैं, उसके कारण मन में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं हाइपो स्ट्रेस। और नेगेटिव घटना के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रेस, और सकारात्मक घटना के कारण जो होता है उसको कहेंगे यू स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। ठीक है, चलो सवाल है, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा वो दूसरे की भावनाओं को आराम से समझ सकता है, मन में क्या चल रहा है जी, है ना। सामने कोई भी होगा उसके मन की भावनाओं को आप आराम से समझ सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोगों को मजबूत करना है। जैसे कि सामने के वाले अगर कोई व्यक्ति है तो उनके मन में मेरे प्रति क्या है, आपको उनके व्यवहार और चेहरे देख के पता चल जाएंगे। तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे पहले जो कार्य किया था वो किया था सैलव और मैगर ने किया था। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। ठीक है, सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है, कौन सा कथन जो है बिल्कुल राइट है यानी सही है? बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक होता है, ये राइट कथन है। आप जानते हैं आईक्यू लेवल निकालने के लिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुके हैं, MA/CA गुना 100, ये फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटक कलानुक्रमिक आयु गुना 100। इससे आप बुद्धि लब्धि निकालते हैं, आईक्यू लेवल निकालते हैं। आईक्यू लेवल निकालने का फॉर्मूला MA/CA गुना 100। MA आपका मानसिक आयु है और CA आपका रियल एज है, रियल आयु है। यही दोनों के अनुपात को 100 से गुना कर दीजिए, जो रेशियो आएगा वही आपका आईक्यू होगा। तो आईक्यू जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा होगा उसका बुद्धि उतना ज्यादा होगा, आईक्यू किसी व्यक्ति का जितना कम है उसका बुद्धि उतना ही कम होगा। तो आईक्यू बुद्धि का ही सूचक होता है, बुद्धि लब्धि क्या होता है? बुद्धि का ही सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो, ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे? सवाल अगला देखो, पूछा गया है, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती हैं? सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि जब बच्चा 9 साल के एज पार करते हैं, है ना, गुदावस्था बाल्यावस्था के अंतिम स्टेज पर होते हैं, तो उनके अंदर दो ग्रंथि होती है, एक होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि जो लड़कियों में, और इडिपस ग्रंथि जो लड़कों में होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़कियां अपनी मां से नफरत करती है और पिता से उनको लगाव हो जाता है, और इडिपस ग्रंथि लड़कों में होता है जिसके कारण लड़के अपने पिता से दूरी और मां से वो लगाव महसूस करते हैं। समझ गए? ये जो होता है इसके पीछे नाम जो पड़ा है इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पड़ी है। लड़कियों में इलेक्ट्रा एक लड़की का नाम था, एक लड़की का नाम था यूरोपियन कंट्री में। उन्होंने
अपने भाई के साथ मिलकर के अपनी माँ की हत्या कर दी थी अपने पिता से शादी करने के लिए, है ना। और एक इडिपस एक राजा का नाम था जिन्होंने अपने पिता के अनजाने में हत्या कर दी थी। समझ गए? किसके कंपेरिजन में? अपने माँ के कंपेरिजन में। तो इस तरह की घटना हो चुकी है और इसी घटना के आधार पर यह दो ग्रंथि का नाम रखा गया कि यह हुआ क्यों। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, इडिपस मनोग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। और ये दोनों ग्रंथि बहुत खतरनाक होती है। जब ये ग्रंथि एक्टिव होती है शरीर में कुछ साल तक ये बनी रहती है और बच्चों को इस स्थिति में बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए, अच्छी तरीके से रखना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रा ग्रंथि होगी तो लड़कियां अपने माँ से प्रतियोगिता करेगी और इडिपस ग्रंथि होगा तो लड़के अपने पिता से प्रतियोगिता करेंगे। समझ गए? सवाल है, एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितना होती है? जैसे कि हम एक सामान्य आदमी ही हैं, तो मेरा बुद्धि लब्धि कितना होगा, आईक्यू लेवल कितना होगा, बताओ तो एक सामान्य व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि होता है वो होता है 90 टू 110। 90 टू 110 यानी 90 से लेकर के 110 के बीच होता है। अगर 90 से कम है तो सामान्य से कम बुद्धि वाले व्यक्ति माने जाएंगे और 110 से ज्यादा है तो एक विशिष्ट बालक के तौर पर जाने जाएंगे। तो सामान्य व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि होता है 90 से 110 या फिर 109, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल कौन सा है? सिंगमन फ्राइड ने मन को 3 स्तर में बांटा है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। वर्तमान में जो भी चीज क्रियाएं होती है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में जो भी मानसिक क्रियाएं होती है वो मन के चेतन वाला भाग में होता है। और जिसको हम लोग भूल चुके हैं वो अर्धचेतन में जाके सेव होता है, और जिसको बिल्कुल भूल चुके हैं वो अवचेतन में जाके सेव होता है। बात समझे? तो याद रखना इस तरह से कि फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल जो है वो हो जाएगा अवचेतन। ऑप्शन नंबर बी लगा दो, बी हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे। सर जी प्लीज मेक इट फास्ट। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। गार्डनर के ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है? हॉवर्ड गार्डनर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े सिद्धांत भी इन्होंने दिए हैं। बुद्धि के बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। समझ गए? 8 प्रकार की बुद्धियां बताई है। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल है, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया गया किसके द्वारा किया गया? बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया था टर्मन ने। ऑप्शन नंबर सी लगा दो, सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट सवाल है, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? टर्मन ने किया था। ठीक है, बुद्धि के क्षेत्र को सबसे पहले रिसर्च करने का काम बीने ने किया था 1905 में। कब किया था जी? 1905 में किया था। अमेरिका का था। पूरा दुनिया जो है विश्व युद्ध में लगा हुआ था, अमेरिका अपने विकास में लगा हुआ था, इसलिए वो सुपर पावर बन गया। बात समझे? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? आपके गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर बी लगा दो, बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नया और मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को हम लोग कहते हैं सृजनशीलता। कोई इंजीनियर है, नया डिवाइस बना दिया, नया मशीन बना दिया, तो उसको क्या कहेंगे? सृजनशीलता कहेंगे। बात समझे? ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट सवाल है, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसने दिया था? तो स्टर्नर ने दिया था। मानसिक आयु देखो, मानसिक आयु मेंटल एज इसको बोला जाता है। ध्यान से देखो, मेंटल एज क्या होता है। कोई 15 साल का बच्चा है ना, जो 15 साल नहीं, मात्र 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तो 8 साल का बच्चा मान चलिए उनका क्लास होना चाहिए 6 क्लास, है ना, 6th स्टैंडर्ड उनका होना चाहिए। लेकिन वो 8 साल का बच्चा क्या करता है? वो 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे के जो किताब हैं, जो स्टैंडर्ड है, उनके गणित के सवाल को वो बना देता है। उनका तो शारीरिक एज, उनका जन्म से लेकर के उनका एज कितना है? 8 साल है, लेकिन वो गणित के सवाल को हल कितने के साल के बच्चे की कर रहा है? 12 साल के। दिमाग उसका कितने साल तक जा रहा है? उसका दिमाग चल रहा है 12 साल के बच्चे के बराबर। तो यानी तब उसका मन जो चल रहा है, दिमाग जो चल रहा है 12 साल के बच्चे के बराबर। तो भले ही यह 8 साल का हो, जो इसका दिमाग अगर
12 साल के बच्चे के बराबर चलेगा तो मानसिक आयु इसका 12 साल होगा, समझ गए। और अगर भले ही ये 8 साल हो, 8 साल का बच्चा हो, लेकिन इसका दिमाग अगर भोदा है, भोदू है, इसका दिमाग अगर 5 साल के बच्चे के जैसा चलेगा तो इनका मानसिक आयु 5 साल होगा। तो मानसिक आयु मेंटल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कार्य करते हैं, हाई वर्क करते हैं, ज्यादा हाई वर्क करते हैं, ज्यादा हाई लेवल का मेंटल वर्क करते हैं, लो लेवल का करते हैं, उस पर वो डिपेंड करता है, समझ गए। और मानसिक आयु अगर ज्यादा आयु वाले का करेगा तो ज्यादा होगा, कम करेगा तो कम होगा, समझ गए। तो ये दिया था स्टर्नर ने, समझ गए। अगला सवाल देखो, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन आनंद के नियम से चलता है, सुख के सिद्धांत पर चलता है। ये हो जाएगा इड, इसको हम लोग कहेंगे ईगो, और इसको कहेंगे हम लोग सुपर ईगो। इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं भैया, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आपको पता होगा। इड, ईगो और सुपर ईगो इंसान के अंदर जब पैदा लेता है बच्चा, तो व्यक्तित्व की उनके अंदर इड की भावना आती है, और जो इड की भावना होती है वो आनंद के नियम पर चलता है, सुख के सिद्धांत पर चलता है। मतलब छोटा बच्चा, उनको जो चीज करने में सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, वही चीज को वह करेगा, है ना। उसको चूसने में ज्यादा आनंद प्राप्त होता है ना। तो वो कपड़ा लेगा, कपड़ा को चूसेगा, किसी का उंगली पकड़ लेगा, उंगली लेके हाथ, है ना, चूसेगा। इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनका एज होता है 6 महीना से 2 साल 3 साल के बीच होता है ना, 2 साल के बीच होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, किसी भी सामान को लेके डायरेक्ट मुंह में डालेगा, कलम लेगा तो कलम मुंह में डालेगा, क्योंकि उसको चूसने से ज्यादा उनको आनंद मिलता है। उनको लगता है कि सारा सामान चूसने के लिए ही बना है पूरा दुनिया में, तो उनको आनंद के नियम पर चलता है। वो ये नहीं देखता है कि सामने क्या है, सामने अगर कोई मिट्टी रखा हुआ है उसको भी खाने के लिए वो मुंह में डालेगा, तो उसको आनंद से मतलब है। सामने क्या रखा है उसको कोई मतलब नहीं, मतलब वो सारे काम वो करेंगे जिससे उनको आनंद प्राप्त हो, है ना। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उसकी व्यक्तित्व ईड पर आधारित होती है। उसके बाद उनका एज जब बढ़ने लगता है, तब वो ईगो का विकास होता है, और ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। वो देखता है कि हकीकत क्या है और गलत क्या है। उनको पता चल जाता है कि कौन सा चीज खाने का है, कौन सा चीज खाने का नहीं है। दूध पीने का है तो पिएगा, है ना, चावल खाने का है तो खाएगा, लेकिन, है ना। और इससे पहले जब ईड पर आधारित था तो वो सारा काम वो करता था, वो सारा चीज को खाने दौड़ता था जिससे उनको चूसने वाला एकदम बढ़िया से एकदम आनंद मिले। तो ईगो जो होता है ये वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब और बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा नैतिकता के सिद्धांतों को मान रहा है, नैतिकता यानी मोरालिटी को मानता है, बड़े लोगों का आदर करना, छोटे लोगों से अच्छे से बात करना, इसको कहते हैं नैतिकता का सिद्धांत। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो नैतिकता के सिद्धांतों को मानना स्टार्ट करता है। तो याद रखना यही 3 चीज होता है। जो आनंद के नियम पर कौन चलता है, इड यानी इदम चलता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर ईगो चलता है, और नैतिकता के सिद्धांत पर सुपर ईगो चलता है। लिख देना इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। सवाल अगला क्या पूछा गया है कि इनमें से किसे विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है, तो आप गार्डनर अल्पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामूहिक अवचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं, तो उनको कहते हैं आद्य रूप, आद्य प्रारूप, समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्म सम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर तक आता है, तो चौथा स्तर तक, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। सवाल है व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी मोरालिटी के सिद्धांत पर कौन चलता है, सुपर ईगो, जिसको प्राहंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर ईगो, जिसको प्राहंग, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नैतिकता के सिद्धांत पर यह चलता है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा गया है, अन्ना फ्राइड, क्या नाम है इनका, अन्ना फ्राइड, सिंगमन फ्राइड होगा, सॉरी, सिगमंड फ्राइड के योगदानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे, तो उसको रखेंगे हम लोग मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, क्योंकि मन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो याद रखना किसको, प्रभुत्व को शामिल नहीं किया जा सकता है। सवाल है जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्य के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया फ्राइड के द्वारा, सॉरी यूंग के द्वारा,
ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट सवाल है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया? तो कार्यपालक कहा गया उपाहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किसको दिया? तो केंद्रीय स्थान दिया उन्होंने स्वयं को, यानी खुद को दिया। किसको दिया? स्वयं को, यानी खुद को दिया। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है कि ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रोजेनबिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, मात्र 3 सवाल है, 2 और। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा? किसने बांटा था? युंग ने बांटा था। युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी किसने बांटा था जी? युंग ने बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ऑप्शन नंबर सी लगा दो। सवाल है, व्यक्तित्व मूल्यांकन का कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण जिसको टीएटी कहा जाता है, किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर आप लोग बताइए, किसके द्वारा दिया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टीएटी परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर आप लोग से हम पूछे हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लास्ट सवाल है, पूछा है, फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहते हैं? विपरीत लिंग मतलब इडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है, वो अपने माँ से लगाव महसूस करते हैं, पिता से लगाव नहीं। इलेक्ट्रा लड़कियों में होती है तो वो अपने पिता से। तो इडिपस और इलेक्ट्रा। इडिपस एक राजा का नाम था जिन्होंने अपनी बाप की हत्या करवा दिया था। इलेक्ट्रा एक लड़की का नाम था जिन्होंने अपनी माँ का हत्या करवा दिया था। समझ गए? इसी के नाम पर ये दोनों ग्रंथि का नाम रखा गया है, और यही दोनों ग्रंथि के कारण फ्रायड बच्चे जो है विपरीत लिंग के माता पिता यानी पेरेंट्स से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों, सवाल किस तरह से पूछेगा आपके एग्जाम में? सवाल किस तरह के पूछेगा आपके एग्जाम में, ये चीज आपको पता चल गया। आप अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, सफल एकेडमी ऐप को, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और बेहतर तरीके से आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच का प्राइस बहुत कम है। बाकी सारी क्लासेस चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस आपको बैच में ही मिलेगी। बैच को ज्वाइन करते हैं तो सारा क्लास आपको एक जगह मिल जाता है, तो बैच को ज्वाइन करें और अच्छी तरह से तैयारी में लग जाएं। क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा, और 35 क्वेश्चन आपको बताए, 35 में से कुछ बना के नहीं, 5-6 भी अगर बना होगा तो बहुत है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन साइकोलॉजी में बना देना बहुत बड़ी बात है। और आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 बनाने होते हैं। बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में अलग है, झारखंड बोर्ड में अलग है, एनसीईआरटी बेस्ड है, सभी बच्चों के लिए है। क्लास कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए, है ना। जितने भी बच्चे हैं आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग पढ़िए बढ़िया से। आप लोगों के हाथ में अब 7 महीना बचा हुआ है। जून चल रहा है, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जून, जुलाई, है ना। जून चल रहा है, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीना आपके हाथ में बचा हुआ है। 7-8 महीना बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, और पहले से पढ़ाई नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। शुरुआत में कोई नहीं पढ़ता है, 4-5 महीना, 3-4 महीना ऐसे निकल जाता है, और शुरुआत में पढ़िएगा भी, फिर भी आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भूल जाते हैं सारे लोग, इसलिए आपको रिवीजन करना होता है। तो आपके अब जो है पढ़ने का समय आया है, अब आपका पढ़ने का समय आया है, इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाइए बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।